मैं बबीता शर्मा खरी खरी कार्यक्रम के छठे एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे इस एपिसोड का विषय है लखनऊ में जोमेटो कांड। शूर्पणखाओं की रक्षा के लिए देश को लक्ष्मण की आवश्यकता है, भीष्म की नहीं। आज हमारे मेहमान श्री राजीव उपाध्याय जी हैं, जो पैट्रियट्स फोरम से पिछले 10 वर्षों से जुड़े हुए हैं। उपाध्याय जी, आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। उपाध्याय जी, पहले तो ये बताएं कि लखनऊ में यदि कोई लड़की टैक्सी ड्राइवर को पीट देती है या बेंगलोर में कोई महिला जोमेटो के डिलीवरी बॉय को पीट देती है, तो इसको रामायण या महाभारत से कैसे जोड़ा जा सकता है? भीष्म पितामह या लक्ष्मण का इस किस्से से क्या संबंध हो सकता है? बबीता जी, भारतीय संस्कृति का मूल आधार आज भी रामायण या महाभारत ही है। जब तक यह देश उन पर टिका था, समाज सुदृढ़ था। अब ये असभ्य तथा कथित आधुनिकाएं पश्चिम की नकल करके हमारे पारंपरिक समाज का बंटा डाल रही हैं और देश की राजनीतिक पार्टियां भी एक के बाद एक तरफा कानून लाकर एक महिला वोट बैंक का तुष्टीकरण कर अपना फायदा तो ले रही हैं, पर सामाजिक संरचना को ध्वस्त कर रही हैं, जिसके बहुत बुरे दूरगामी परिणाम हुए। परंतु आपका तो प्रश्न था कि भीष्म पितामह और लक्ष्मण का इससे क्या संबंध है, और वो मैं आपको बताऊं। आपको याद होगा कि भीष्म पितामह ने महाभारत युद्ध में प्राण त्याग दिए थे, पर शिखंडी पर बाण नहीं चलाया था क्योंकि शिखंडी पिछले जन्म में अंबर राजकुमारी थी। तो लखनऊ के ड्राइवर ने भी 22 थप्पड़ खा लिए, पर उस असभ्य लड़की पर हाथ नहीं उठाया। वह आत्मरक्षा में भीष्म की तरह उसके 2 बाल पकड़कर 2 लात मारता, और उसने ऐसा नहीं किया। वह उस पश्चिमी संस्कृति की असभ्य लड़की से कहीं ज़्यादा सभ्य था। अब प्रश्न आता है कि रामायण की शूर्पणखा का, तो जब तक शूर्पणखा प्रणय निवेदन करती रही, तब तक भगवान राम और लक्ष्मण उसे एक दूसरे के पास भेजते रहे, टालते रहे, टरकाते रहे। पर जब वह सीता जी को मारने के लिए आगे बढ़ी, तो लक्ष्मण ने उसकी नाक काट के दंडित किया। इसी तरह भगवान राम ने जो राक्षसी ताड़का थी, ऋषियों का यज्ञ भंग करती थी, उसका वध किया। हनुमान जी ने भी सुरसा राक्षसी को तो बुद्धि से परास्त कर दिया, परंतु आत्मरक्षा में समुद्र में जो परछाई पकड़ने वाली राक्षसी थी, उसका वध कर दिया। इसी तरह लंका द्वार के जो राक्षसी लंकनी खड़ी थी, उसमें मुष्टि प्रहार करके हटा दिया। तो आज जब नारियां सेना, पुलिस और उच्च नौकरियों में जा रही है, तो उनको अबला समझना गलत होगा। और सबला नारियां यदि अबला नारियों के लिए कानून जो बने हैं उनकी रक्षा के लिए उसका दुरुपयोग करें, तो उनको कठोर दंड मिलना चाहिए। पुरुषों को भी अपने आत्मसम्मान की रक्षा का उतना ही अधिकार है जितना कि स्त्रियों को। तो हमारा आदर्श लक्ष्मण होने चाहिए, भीष्म पितामह नहीं। और पुलिस को हर अपराधी को समान रूप से दंडित करना चाहिए, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। लखनऊ कांड में तो वीडियो के आधार पर पुलिस को लड़की को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए था। वो तो खड़ी थी, तमाशा देख रही थी, और उसे कड़ा दंड मिलना चाहिए था। अगर समय पे ये हो गया होता तो इतना बड़ा जो देश भर आंदोलन शुरू हो गया ही नहीं होता। तो गलती यही है सोच के कि अब सबला और अबला का अंतर समझना जरूरी है। ड्राइवर अबला था, लड़की सबला थी। उपाध्याय जी, क्या लखनऊ कांड एक अकेली घटना नहीं है जिसको किसी बड़े परिवर्तन का आधार नहीं बनाना चाहिए? नहीं बबीता जी, ये घटना तो पूरी तरह क्योंकि वीडियो के सामने आ गई, सबको पता लग गई। परंतु पिछले अनेक वर्षों से अनेकों घटनाएं हो रही हैं जिसमें महिलाएं आपराधिक रूप से संलग्न हैं, पर उसके वीडियो सबूत नहीं मिलते। इसी वर्ष मार्च में बंगलोर में एक औरत ने जोमेटो के डिलीवरी बॉय को पीट दिया। दिल्ली में जसलीन कौर का झूठा केस था। रोहतक की 3 बहनों को जब वृद्ध लोगों को सीट देने को कहा, तो उन्होंने कोई झूठे केस कर दिए। और दिल्ली में एक लड़की ने एक सिद्धार्थ नाम रख के लड़के का एक चैट ग्रुप बनाया, उस पर छोटी लड़कियों के आपत्तिजनक फोटो पोस्ट कर दिए। उसको तो छोड़ दिया पुलिस ने, लड़कों को पकड़ लिया। अब भी गहना वशिष्ठ तो खुली घूम रही है, राजकुंद्रा पे सारे आरोप लग रहे हैं। सच ये है कि सबला महिलाएं अबलाओं के लिए बने कानूनों का जमकर दुरुपयोग कर रही हैं, और समाज व कानून किसी हद तक महिलाओं के साथ पक्षपात कर रहा है। और इसका अगर देखा जाए एक अत्यंत उदाहरण तो लंदन की आलूवालिया केस है।
लंदन में एक औरत थी किरणजीत आलूवालिया, उसने अपने पति को पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया क्योंकि उसके हिसाब से वो उसको पीटता था। किरण को आजीवन कारावास की सजा तो हुई पर महिला होने के कारण 3 साल के बाद छोड़ दिया और बीबीसी ने उसे घरेलू हिंसा रोकने के लिए एक एशियन रोल मॉडल होने के लिए इनाम भी दे दिया। तो यदि कोई पुरुष किसी भी कारण से अपनी पत्नी को जिंदा जला देता तो उसका क्या हाल होता। अब समय आ गया है कि समाज हर अपराध की समान सजा दे, अपराधी चाहे कोई भी हो। इसी तरह जब कोई भी अपराध सिद्ध ना हो तो पुरुष को दोषी मानना गलत है, चाहे वो दहेज हो या घरेलू हिंसा हो या बलात्कार क्यों ना हो। उपाध्याय जी, बलात्कार जैसे संगीन अपराध को भी आप कैसे इस श्रेणी में रख सकते हैं? बबीता जी, मैं कोई सुनी सुनाई बातें नहीं बता रहा। मेरी रिश्तेदारी में एक 68 साल की महिला ने अपनी सगी बहन के मकान मालिक 72 वर्षीय पति पर बलात्कार का आरोप लगाकर जेल भेज दिया क्योंकि वह उसका परिवार जो वर्षों से कब्जाए हुए घर को, जो कि बहन का था, उसको खाली नहीं कर रहा था। एक तरफा कानून का तो हमेशा दुरुपयोग होता ही है। बलात्कार इसका कोई अपराध नहीं है। हमारे कानून की नींव थी निरपराधी को कभी सजा नहीं दी जाएगी, उसी पे हमको वापस जाना है। लेकिन उपाध्याय जी, जब से एक तरफा कानून बने हैं, स्त्रियों के विरुद्ध अपराधों में कमी आई है, तो क्या इसको उपयोगी नहीं माना जाए? बबीता जी, ऐसे अनेकों गैर कानूनी तरीकों से अपराध कम किए जा सकते हैं। चोरों के तुरंत हाथ पैर काट दीजिए या पुलिस एनकाउंटर 10 गुने बढ़ा दीजिए, अपराध बहुत कम हो जाएंगे। पर इन सब का अतियों का अंत दुखदायी होता है। अत्यधिक दुरुपयोग से ये एक तरफा कानून भारतीय समाज के लिए अब एक अभिशाप बन गए हैं और इनको हटाना जरूरी है। वैसे भी सामाजिक सुधारों के लिए सामाजिक आंदोलन होने चाहिए। दयानंद सरस्वती ने क्या कोई कानून का फायदा लिया था विधवा विवाह शुरू करने के लिए? तो उन्हें बाल विवाह रोकने के लिए कोई कानून का सहारा लिया था? नहीं। गांधी जी ने अछूतोद्धार के लिए कोई कानून का सहारा लिया था? नहीं। हम शॉर्टकट में कानून का सहारा लेना चाहते हैं जिससे किसी को मेहनत ना करनी पड़े। ये तो हमारी सामाजिक फेलियर है और ये एक असफलता का प्रतीक है। और अब एक ये नारी वोट बैंक बन गया है जो भ्रष्ट चुनावी व्यवस्था का एक स्थायी प्रतीक बन गया है, जो सामाजिक व्यवस्था को मैं कह रहा हूँ छिन्न भिन्न कर रहा है। इसका बहुत बुरे परिणाम होंगे। हम आप रहेंगे जिंदगी में पता नहीं। दिल्ली में महिलाओं को मुफ्त में बस यात्रा देना क्या जरूरत थी? ये एक पतित रूप है नारी वोट बैंक का। हजारों वर्षों से पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं का शोषण हो रहा है। विवाह की प्रक्रिया स्वयं महिलाओं को बराबरी नहीं देती। क्या आज का महिला सशक्तिकरण इसका एक सामयिक प्रतिकार नहीं है? इसका विरोध क्यों हो रहा है? बबीता जी, ये सबसे बड़ी विडंबना है कि आज जवान लड़कियां इस धारणा में बड़ी हो रही हैं कि उनका सदियों से शोषण हो रहा है और उनको झांसी की रानी बन के उसको बदलना है। वास्तविकता ये है कि उनका कभी भी शोषण नहीं हुआ, बल्कि विवाह की प्रक्रिया ने उनको पुरुष से ज़्यादा लाभ पहुंचाया। अब आपका स्वाभाविक प्रश्न होगा कि ये कैसे? विवाह की संस्था में तो स्त्रियों को ज़्यादा लाभ कभी हो ही नहीं सकता, वो तो घर में रहती हैं। मैं अब आपको स्पष्ट करता हूँ। इसके लिए पहले तो हमें मानव और अन्य प्रजातियों के विकास की प्रक्रिया को समझना होगा। प्रकृति की हर प्रजाति में नर अधिक शक्तिशाली होता है और मादा प्रजनन करती है और स्तनपान से छोटे बच्चों की देखभाल करती है। शेर से लेकर छोटी चिड़िया तक छोटे बच्चे माँ से चिपके रहते हैं जब तक वह बड़े नहीं हो जाते। जब बंदर को आपने देखा होगा, माँ के साथ छोटा बच्चा चिपका रहता है। तो प्रकृति में बच्चे सदा ही माँ की जिम्मेवारी थे। जब तक मनुष्य भोजन और सुरक्षा के लिए शारीरिक शक्ति पर आश्रित था, समाज पुरुष प्रधान ही हो सकता था, क्योंकि शिकार के लिए जिसको शक्ति ज़्यादा है उसे फायदा था। मादा या तो कुछ छोटे छोटे शिकार करती या पुरुष द्वारा शिकार का बचा हिस्सा खाती। तो नर अक्सर राज्य के लिए या मादाओं के लिए लड़ा करते थे। नारी का प्राकृतिक सशक्तिकरण जो है वो पुरुष की कामेच्छा में था। इसके बदले में नर उसको सुरक्षा दिया करता था। पर यह सब बदला करीब 10,000 साल पहले जब कृषि का विकास हुआ, तब एक पुरुष पूरे परिवार को भोजन उपलब्ध कराने में सक्षम हो गया। इससे परिवार और विवाह की संस्था उत्पन्न हुई और गाय, घोड़े और बैल और हल के आने के बाद संपन्नता बहुत बढ़ गई मानव समाज में
और पारिवारिक जीवन सुखद होता गया और आसान होता गया। नारी को भी आसानी से सब सुख उपलब्ध होने लगे और विवाह एक बहुत उपयोगी संस्था बन गई, क्योंकि नारी 8-10 बच्चे हुआ करते थे, 15 साल तो प्रेग्नेंट में ही निकल जाते थे, तो विवाह में उसको पूरी सुरक्षा मिल रही थी, खाना मिल रहा था, रक्षा हो रही थी, सब कुछ, सारी इच्छाएं पूरी हो रही थी। तो विवाह बहुत अच्छी संस्था थी नारी के लिए। इसलिए बबीता जी, नारी का कभी भी शोषण नहीं हुआ, ये धारणा आधार ही। जब तक सुरक्षा और समृद्धि की शारीरिक शक्ति आधार थी, समाज पुरुष प्रधान ही हो सकता था, और वही था। उपाध्याय जी, अगर पुरानी बातों को छोड़ दें तो क्या आज स्त्रियों ने ये नहीं सिद्ध कर दिया कि वो हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर है? तो आज समाज क्यों पुरुष प्रधान है? बबीता जी, इसके लिए भी इतिहास को पूरा जानना आवश्यक है। विज्ञान व मशीनी युग के आने से और ऑटोमेशन ने शारीरिक शक्ति को युद्ध तक में गौण कर दिया। आज तो राइफल आ गई, एयर से, हवाई जहाज से बम गिरा दीजिए, शारीरिक शक्ति का बहुत कम उपयोग रह गया युद्ध में। आज युग शक्ति प्रधान से बुद्धि प्रधान हो गया और विज्ञान की सारी उपलब्धियां परंतु पुरुषों की देन है। स्त्रियों का विज्ञान और तकनीक के विकास में बहुत कम उपयोग है, यद्यपि ये हम जरूर मानेंगे कि स्त्री पुरुष का में बुद्धि बराबर है, पर पुरुषों द्वारा जो उपलब्धियां थी, स्त्रियां आज भी उनके सुख भोग रही है, उनका कोई शोषण नहीं हुआ है। हाँ, बराबरी है, पढ़ रही हैं, बराबर क्लास में जा रही हैं, बराबर नौकरियों में आ रही हैं, ठीक है, होने दीजिए। पर मैं जो कहना चाहता हूँ कि भविष्य अगर अतीत से बदल जाए और स्त्रियों को भविष्य में बड़ी सशक्त नौकरियाँ मिल जाएं, सेक्रेटरी बन जाएं, आईजी बन जाएं, एसपी बन जाएं, इंस्पेक्टर ही बन जाएं, फौज में आ जाएं, तो उनको भी ये लड़कों की तरह बड़े दिल का प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि आदमियों ने सब कुछ स्वेच्छा से दिया था, कोई आंदोलन से नहीं दिया है। जो बराबरी दी है, वोट दिया है, गांधी जी ने जो किया है, दयानंद ने किया है, आंदोलन नहीं था, स्वेच्छा से किया था। किसी तरह से लड़कियों को भी, महिलाओं को भी बड़े दिल का होना चाहिए और समाज में एक रास्ता, समता लानी चाहिए। ये एक तरफा कानून गलत है, पर हो ये रहा है कि हर लड़की कॉलेज की रानी झांसी बनना चाह रही है, ये अवांछनीय है। तो उपाध्याय जी, क्या आप मानते हैं कि भविष्य में समाज में स्त्री पुरुष बराबर होने चाहिए? बबीता जी, खेद से मैं कहूँगा कि मुझे परिवार में स्त्री प्रधान या बराबरी का समाज स्वीकार नहीं। 100 वर्षों की पढ़ाई के बाद भी अधिकांश वैज्ञानिक, तकनीकी या औद्योगिक उपलब्धियां पुरुषों द्वारा ही हो रही हैं। आज तक की परिस्थितियों में मुझे पारंपरिक भारतीय समाज ही मानव कल्याण के लिए उपयोगी लगता है और भारत की और पश्चिम की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। इसलिए पर ये एक बहुत बड़ा विषय है, इस पर कभी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को तो अब यहीं पर ख़त्म कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। धन्यवाद। इसी के साथ हम आज के वीडियो के अंत में आते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दें, जिससे हम भविष्य में ऐसे और वीडियो